नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। इनके साथ मेरा एक सालों पुराना एक इक्वेशन है जहां समय समय पर ये समय देते हैं और हमारा एक संवाद होता है। एंड सबसे पहले तो आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सिन्हा जी, LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये संवाद हमारा तब हो रहा है जब एक तो आप एक स्पेशल पदयात्रा पर निकले हैं और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को साल भर होकर के 10 दिन हुए। तो इस पर दोनों पर बात करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी अभी भी आपके एम्बिट में है, इवन इन द करंट कॉन्स्ट्रक्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस पदयात्रा एंड दिस वॉर अगेंस्ट नार्को टेरर? जी, वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया था और उसका असर भी पूरे देश में पड़ा है। देश के गृह मंत्री जी भी रीजन वाइज नशे के खिलाफ, खासतौर से ड्रग के खिलाफ कार्रवाई को कैसे प्रभावी बनाई जाए, इसकी बैठकें राज्यों के साथ करते रहते हैं। तो पिछले 5 वर्षों से कार्रवाई चल रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में हालात थोड़ा ज़्यादा ही गंभीर हो रहे थे। आए दिन खबर मिलती थी कि यहाँ किसी बच्चे की मौत हो गई, यहाँ बच्चियाँ भी अब उस के गिरफ्त में आ रही हैं। कई अभिभावक मुझे मिलते थे जो ये बात बताते थे। तो एक दिन अपने साथियों के साथ चर्चा में ये ध्यान में आया कि एक जन अभियान चलाया जाए इसके खिलाफ और इसको जरा और प्रभावी ढंग से किया जाए। तो अफसरों के साथ बैठक करी, कैसे आगे बढ़ना है, और फिर 11 अप्रैल को जम्मू से इसे शुरू किया। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि दिन पर दिन वो जन अभियान जन आंदोलन का स्वरूप लेता गया। और मुझे याद नहीं है पिछले 6 वर्षों में कि इस तरह से लोगों की जन भागीदारी किसी भी कार्यक्रम में जुड़ी है, कार्यक्रम के साथ जुड़ी हो। अनेक पुराने लोग भी बता रहे हैं कि कई स्थानों पर तो इतने लोग आ रहे हैं कि हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि इतनी भीड़ आएगी। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि जो मुख्य उद्देश्य था जन अभियान का, वो जन आंदोलन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और हर प्रकार के लोग, चाहे युवा हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, एकेडमिशियंस हों, रिलीजियस लीडर्स हों, सोशल वर्कर हों, ये सिविल सोसाइटी के लोग हों, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हों, मुझे लगता है कि समाज के हर वर्ग के लोग आगे बढ़ करके इस पूरे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो रिस्पांस लोगों का मैं देख रहा हूँ, उससे मैं बहुत उत्साहित हूँ। इसका टेरर से कनेक्शन क्या है? जम्मू कश्मीर में टेरर और ड्रग का कारोबार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अल्टीमेटली अगर आप कई मामले जांच के दौरान हम जो रिपोर्ट मुझे मिली है उस आधार पर मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ, ये हो सकता है कि कुछ नशा तस्करों को आर्थिक समृद्धि, उनकी आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो गई होगी। कुछ नार्को पैलेस उन्होंने बना लिए होंगे स्मगलिंग के पैसे से, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर करके ये पैसा तो उन्हीं तंजीमों के पास ही जाता है और उसी से हथियार खरीदे जाते हैं, उसी से रेडिकलाइजेशन किया जाता है और उसी से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। और ये एस्टेब्लिश्ड है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में और खतरनाक हो जाता है। एक तो हमारी युवा पीढ़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, पूरे देश के भविष्य को, जम्मू कश्मीर के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। दूसरा, जो एक बड़ी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, जिसमें काफी हद तक सफलता मिली है जी। अगर आतंकवाद को भी पूरी तरह से समाप्त करना है तो उसमें नशा, माने पर्टिकुलरली ड्रग जो बाहर से आ रही है, ड्रग को रोकना और इन तस्करों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई करना, ये बड़ा जरूरी हो गया। ये ड्रग्स कहाँ से जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं? सरहद पार से आ रहे हैं या पंजाब के रास्ते से आ रहे हैं? ऐसा है कि स्वाभाविक रूप से ये सारा काम हमारा पड़ोसी ही करता है। अब सौभाग्य या दुर्भाग्य से वो हमारा पड़ोसी है।
यहाँ खास तौर से तंगधार, करना, गुरेज, उधर पंजाब का जो सटा हुआ इलाका है, कठुआ, सांबा, उधर से प्रवेश होता है, कुछ पुंछ रजौड़ी से भी वहाँ से कम आता है। अब ड्रोन ड्रॉपिंग भी होती है। तो 3 फ्रंट पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहला फ्रंट ये है कि सप्लाई चेन को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया जाए। और मैं जो पिछले 11 अप्रैल से लेकर के आज हम लोग 19 अप्रैल को मिल रहे हैं, करीब 37-38 दिन हुए हैं। 38 दिन की अभी समीक्षा मैंने नहीं की है, 30 दिन की करी थी। मुझे संतोष इस बात का है कि सप्लाई चेन को पूरी तरह से डिसरप्ट करने में जम्मू कश्मीर पुलिस को, फोर्सेस को 90% से ज़्यादा सफलता मिली। और सिस्टमेटिक ढंग से, ये नहीं कि रैंडम कोई कार्रवाई हो रही है। सूची बनाई गई है, जैसे टॉप गैंगस्टर्स की सूची होती है वैसे टॉप स्मगलर्स की भी सूची है। और पुलिस स्टेशन में उनकी फोटो भी हम लगा रहे हैं, ये जैसे गैंगस्टर की लगती है कि ये फला आदमी, ये करते हैं। और मेरे पास आंकड़े हैं जी। इन मोटे तौर पर 766 एफआईआर रजिस्टर हुई है। ऑफेंडर कुल 856 अरेस्ट हुए हैं 37-38 दिनों में। ड्रग सीज हुई है 677 केजी, 677 किलो सिर्फ 38 दिन में आपने जी, जिसमें 6 किलो से ज्यादा तो हीरोइन है। हेरोइन। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस सीज्ड 19,400। डिटेंशन अंडर पिट एंड डीपीएस 31। प्रॉपर्टी अटैच्ड 52.41 करोड़। नंबर ऑफ प्रॉपर्टी अटैच 117। प्रॉपर्टी डिमोलिश्ड अप्रॉक्सीमेटली 17-18 करोड़। तो बुलडोजर चल रहे हैं? नहीं, बुलडोजर नहीं चल रहे, पर डेमोलिशन कार्रवाई हो हो रही रही है, कार्रवाई हो रही है। 41 ऐसी प्रॉपर्टीज थी। कल एक और बड़ी कार्रवाई हुई, वो शायद इसमें नहीं आया है। हॉटस्पॉट फोकस्ड अवेयरनेस प्रोग्राम एक बड़ी संख्या में हुए हैं। पार्टिसिपेंट सेंसिटाइज्ड 4,52,996। एक्शन इनिशिएटेड अगेंस्ट ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट 165। ड्राइविंग लाइसेंस रिकमेंडेड फॉर कैंसिलेशन 410। ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल्ड 188। RC recommended for cancellation 286, cancelled 103, passport recommended for impoundment 22। तो आप पासपोर्ट भी इंपाउंड करा रहे हैं, आधार आधार भी करा रहे हैं, लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी भी अटैच कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डिमोलिश भी कर रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस की जांच कर रहे हैं। तो एक तो सप्लाई चेन को रोकना, दूसरा अवेयरनेस, जिसमें पदयात्रा का कार्यक्रम हर जिले में मैं जा रहा हूँ। स्कूल एजुकेशन, स्कूली बच्चे हों, टीचर्स हों, रिलीजियस लीडर्स हों, स्पोर्ट्स भी उसके लिए अलग अलग, जैसे एक दिन मैंने नशा मुक्ति के लिए वॉलीबॉल का टूर्नामेंट किया, 23 को मैं फुटबॉल शुरू कर रहा हूँ। तो बच्चे को कहाँ ले जाएं, युवा को, तो स्पोर्ट्स से कैसे जोड़ें, कल्चर से, संगीत से कैसे जोड़ें, इसका भी एक प्लान बनाया। तो लोग आके जुड़ रहे हैं, अपने आप जुड़ रहे हैं। तो आपने कहा आंकड़ा बताया 4,52,000 स्पॉन्टेनियस, स्वतः स्फूर्त लोग आ रहे हैं। और तीसरा ये है अवेयरनेस के बाद रिहेबिलिटेशन, दैट इज अ बिग चैलेंज। यस, एंड वी आर फाइनलाइजिंग ए पॉलिसी, ऑलमोस्ट इट हैज बीन फाइनलाइज, कि 3 साल उसे ट्रैक करना, उसको रोजगार देना, उसका पूरी तरह से रिहेबिलिटेशन करना। ये बड़ी चुनौती है जिसको मैं स्वीकार करता हूं। और मुझे भरोसा है कि जिस तरह से प्रशासन के लोग इसमें लगे हैं, सिविल सोसाइटी लगी है, पूरा जम्मू कश्मीर लगा है, हम रिहेबिलिटेट करने में भी कामयाब होंगे। एक वो स्टिग्मा माना जाता था, लोग बताते नहीं थे। जी, एक मानस पोर्टल है, जी, देखा होगा भारत सरकार ने बनाई, तो उस पर आप बता सकते हैं कि हमारे घर में फला आदमी है, जो लोग संकोच करते थे। अब वो कॉल्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोग बता रहे हैं कि साहब मेरे घर में ये है। सूचना भी लोग दे रहे हैं कि साहब मेरे मोहल्ले में ये कुछ अवैध गतिविधि हो रही है।
तो पुलिस को जानकारी भी दे रहे हैं लोग। और मैं बधाई भी दूंगा जम्मू कश्मीर पुलिस को और प्रशासन को, जिन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं जोर दे करके बात कहना चाहता हूं कि मैंने कई सभाओं में लोगों से पूछा जी। और मैं आपके सामने भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कहीं शिकायत मिलेगी तो उसमें भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी जी। और मैंने कई सभाओं में लोगों से पूछा कि भाई आपको अगर लगता है कि गलत हो रहा है तो आप बताइए। लोगों ने कहा नहीं साहब, हमने कहा कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लोगों ने एक स्वर से कहा कि और कठोर कार्रवाई करिए, तो अब कार्रवाई और कठोर होने वाली है। अगर आप देखें, जब पुलवामा का अटैक हुआ था उसमें भी वो हेरोइन एडिक्ट था। उसके बाद जितने भी यहाँ से रिक्रूट्स गए, कई सारे जो अधिकांश आप तो हिस्ट्री देखिए तो इस तरह के ढेर सारे लोग मिलेंगे। तो अब आपको लगता है कि इससे जो रिक्रूटमेंट का जो इशू है, जो टेररिज्म का इशू है और जो अनावरत सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का जो इशू है वो कम हो जाएगा? स्वाभाविक रूप से रिक्रूटमेंट तो लगभग निग्लिजिबल हो गया। जो संख्या 3 डिजिट में हुआ करती थी अब सिंगल डिजिट में आ गई। जितने तंजीमों का नाम आपको पता है, किसी का टॉप कमांडर अब बचा नहीं। तो रिक्रूटमेंट हो रहा है, न टॉप कमांडर बचे हैं, तब मजबूरी में इन्फिल्ट्रेट कराया जा रहा है। देर सवेर वो भी मारे जा रहे हैं, उनका भी सबका हसर वही होगा, उससे मैं चिंतित नहीं हूँ। नहीं, क्योंकि जब पहलगाम हुआ ना एलजी साहब, तो कई लोगों ने कहा कि अगर आपने टेरर पे इतना क्रैकडाउन किया तो पहलगाम हुआ कैसे? और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, साल भर हो गया है, आपने कहा था कि हम करेंगे कार्रवाई, तो जरा बताएं कि क्या क्या हुआ है? दो बात समझिए जी कि ये पड़ोसी हमारा ऐसा है, पहलगाम जो हुआ उसमें मुझे लगता है कि किसने किया ये देश जान गया है। वो हमारे पड़ोसी का कराया हुआ था, अब बात समझ गए। लेकिन हमारी सेना ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सीआरपीएफ ने जिस बहादुरी के साथ ऑपरेशन महादेव में एक एक को चुन चुन करके हिसाब बराबर किया, मैं समझता हूं कि उन तमाम बहनों को एक तरह से ये संतोष दिया हमारी आर्मी और पुलिस और सीआरपीएफ के लोगों ने कि नहीं, भारत के सुरक्षा बल इस तरह की किसी भी हिमाकत को पूरी तरह से नस्तनाबूद करके ही रहेंगे, और किया भी। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से स्टैंड लिया पहलगाम के बाद कि अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और मुझे लगता है कि शायद, मुझे याद नहीं है, आप भी याद करेंगे, तो जो टारगेट तय किया था, 48-72 घंटे में वो टारगेट प्राप्त कर लेना, ये शायद अपने ढंग का एक अचूक ऑपरेशन था। और हम लोग तो यही थे, रोज देखते थे ड्रोन आ रहा है, लोगों को भरोसा देते थे। जब सेल गिरती थी तो हम स्थानों पर भी गए। उसके बाद भारत सरकार ने जिस तरह से मदद किया है, जिनको तकलीफें हुई उनको फाइनेंशियली उनको रिहेबिलिटेट करने में, मैं खुद भी उसको मॉनिटर करता हूं और जाता हूं। और एक नया कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर प्रारंभ हो गया है, वाइब्रेंट विलेज का। जो बॉर्डर के विलेजेज हैं उनमें विकास किसी गांव से कम न हो। भारत सरकार ने कुछ योजना बनाई है, कुछ हमने भी बनाई है। तो ये दो ही काम इस समय मैं प्रमुखता से कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर से नशा और तस्करों को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर हटा देना, और दूसरा बॉर्डर के विलेजेस का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो, जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। इसमें लोगों का ये कहना है कि जब एडवांटेज हमारे पास था तो ये जो पूरा जो उस तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के पार के जो इलाके हैं जहाँ ये इन्फिल्ट्रेशन कैंप्स होते हैं, ये आकर बस जाते हैं, वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वो सब कवर क्यों नहीं कर लिया? वो उसके उधर अधिक हमारी जमीन है, वापस ले लेते हैं। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। ऑपरेशन के पहले हमने सरकार ने टारगेट तय किया था, वो हासिल हो गया, और फुल स्केल वार दुनिया में 2 हो रहे हैं और दोनों मैं समझता हूं कि बड़े ताकतवर देश हैं। अभी तक परिणाम नहीं निकला है। तो क्या भारत विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगा, या छोटी मोटी चीजों में हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिए और मुझे लगता है कि एक सुपर पावर हम बने, उस दिशा में देश आगे बढ़े,
तो जिस चीज का जो लक्ष्य तय किया वो लक्ष्य हासिल हो गया, तो उससे आगे फिर ये नहीं करना जाने की जरूरत नहीं थी, जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अभी ये जो क्राइसिस चल रहा है, इसकी वजह से अब देखिए तेल के दाम बढ़े, तो इसका असर जम्मू कश्मीर पर भी होगा। देश पर पड़ेगा तो जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया भर के बाकी देशों में जो कुछ हो रहा है उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ स्थिति है वो काफी नियंत्रण में। असर पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से पड़ेगा। अगल बगल हम तो पड़ोस के देश में देख रहे हैं क्या हो रहा है जी। जो हो रहा है कम से कम भारत उससे 1000 गुना बेहतर स्थिति में है। लेकिन इसका एक और रिवर्स पॉइंट यह है कि लोगों को ये था कि क्योंकि ईरान इन्वॉल्व है, क्योंकि एक सेंटिमेंट है और यहाँ पर कई लोग हैं जो कि आयतुल्लाह को मानते हैं, शिया पॉपुलेशन काफ़ी है, तो कहीं इसका उल्टा असर भारतीय समाज पर ना हो, एक रिवर्स रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ ना हो। यहाँ भी कुछ लोग सड़क पर आए थे और उनको हमने बता दिया था कि सीमाएं क्या हैं, और मुझे लगता है कि सीमा का अतिक्रमण जब होगा तो कानून अपना काम करेगा। सीमा के अंदर जब तक रहेगा तब तक सबको लोकतंत्र में आजादी है प्रदर्शन की, अपनी बात कहने की। जी, प्रदर्शन और विरोध ठीक है, वो तो डेमोक्रेटिक लोकतंत्र, लेकिन उसके आगे जो रेडिकलाइज वो नहीं, रेड लाइन डिफाइंड है। तो वो आपको नहीं लग रहा कि किसी को रेड लाइन के आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। दूसरी बात कि जितने भी केसेस आपने भी देखे होंगे, आप तो क्योंकि सिक्योरिटी आपके अधीन है, कि सब कुछ आज इन पर्सन रेडिकलाइजेशन नहीं हो रहा है सर, सब फोन पे हो रहा है, एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर, टेलीग्राम, सिग्नल, व्हाट्सएप, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं। इस पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा कि स्क्रीन का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो? अब हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस पर पूरी गंभीरता से काम कर रही हैं, काफी हद तक सफलता भी मिली है, और ये निरंतर नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसका इनकाउंटर आप कैसे करेंगे आपको भी नए ढंग से सोचना पड़ेगा। तो जैसे वो तरीके बदल रहे हैं वैसे हम भी तरीके बदल रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पूरी चौकस है दृष्टि सुरक्षा एजेंसियों की, इंटेलिजेंसीज भी हमारी इसमें लगी हुई हैं, और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा जाएगा। एक साल पहले जब बैसरन और पहलगाम की घटना घटी थी, जम्मू कश्मीर की आवाम सड़क पर अपने आप बाहर निकल के आई थी, और ये भी कहा जा रहा था कि एक सोशियोलॉजिकल चेंज, एक मानसिकता में बदलाव। आज एक साल बाद आप सड़क पर निकले हैं पदयात्रा, तो आपको लग रहा है कि वो चेंज वाकई में ग्राउंड पर है, जहां ग्राउंड पर है, वो बढ़ता जा रहा है। और मैं कहूं कि बड़ी मात्रा में बढ़ा है, क्योंकि जिस तरह से लोग आ रहे हैं, और मैं तो हर सभा में बोलता हूं कि भाई ड्रग सीधा जुड़ा हुआ है टेरर से, और लोग ये महसूस कर रहे हैं। बीच में मैंने एक अभियान चलाया था, यहाँ बड़ी फैमिलीज हैं टेरर की विक्टिम रही जी। दुर्भाग्य से उनका पुरसा हाल नहीं हुआ, जबकि यहाँ कानून था कि ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती थी। मैं ऐसे ही मिला था कुछ ऐसे परिवारों से, उनकी व्यथा जब मैंने सुनी, वो बड़ा भावुक दृश्य था। फिर मैंने तय किया, और अब ऐसे फैमिलीज को हम सरकारी नौकरी देने में सफल हुए हैं। ये है कि सावधानी से देनी पड़ती है, क्योंकि जो सेना द्वारा मारे गए वो भी कहें कि हम टेरर विक्टिम में, हमको भी नौकरी दीजिए। थोड़ा टाइम लग रहा है, करीब 500 लोगों को हम नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, और हमने आश्वासन दिया कि टेरर विक्टिम जो भी व्यक्ति है उसकी पूरी मदद करेंगे, उससे नौकरी भी देंगे, और हर तरह से उसके पुनर्वास की व्यवस्था भी करेंगे। एक जम्मू और कश्मीर का एक डिवाइड हुआ करता था कि सारा ध्यान कश्मीर और श्रीनगर वैली में है, जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है। आज वो क्या परिस्थिति है, क्योंकि वहां पर अभी भी ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं। पिछले मैं समझता हूं कि जब से मैं हूं या 2019 के बाद से ये बात खत्म हो गई है, और बजट प्रोविजनिंग में भी अब इस तरह की व्यवस्था नहीं चल सकती है कि कहीं ज्यादा कहीं कम। हर जगह का विकास होना चाहिए, और जम्मू का भी और कश्मीर का भी। क्योंकि चुनाव जब हुए तो जम्मू ने अलग चुना, कश्मीर ने अलग चुना, सरकार अब एक जोड़ वाली सरकार है। लेकिन उस काम को देखने के लिए मैं हूं। तो मैं देखूंगा कि न कश्मीर के साथ अन्याय हो, न जम्मू के साथ अन्याय। और सिक्योरिटी के लिहाज से भी वहां पर ड्रोन्स का यूज होना, इंटरनेशनल बॉर्डर के थ्रू मूवमेंट होना, और कई बार इन टेररिस्ट का वहां से अब इस तरफ आना। आपने तो देखा होगा पिछले दिनों जी कठुआ में, उधमपुर में, किश्तवाड़ में, तो सैफुल्लाह को जो जिस तरह से
आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीएपीएफ जी ने मारा, वहीं आने वाला था। तो मैं समझता हूं कि वहां भी ऑपरेशन काफी ठीक गति से और अच्छे ढंग से हो रहे हैं। वो कहा जाता था कि वो ग्रिड की प्रिपरेशन नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ का टेरेन अलग है, ले ऑफ स्वाभाविक लैंड रूप अलग से है। हाँ। जब हम लोग आए थे तो कश्मीर बड़ा चैलेंज था, तो कश्मीर पर ज्यादा कंसंट्रेशन था। हमारे पड़ोसी को लगा कि अब इधर लोग जोर लगाए हैं तो थोड़ा वहां हम कोशिश करते हैं, उसने वहां कोशिश की। अब ग्रिड वहां भी, सुरक्षा ग्रिड तैयार हो गई है। अब वहां भी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी सब लोग तैयार हैं और किसी भी परिस्थिति का माकूल जवाब मिल जाएगा। जी, एक और काम जो आप कर रहे हैं उस पर आपने कहा नहीं, तो मुझे आपसे पूछना है क्योंकि जब ऐसा हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अबेयंस में डाल दिया और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट जो अब कार्यरत हो रहे हैं वो सब यहीं पे हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप कि कहाँ तक पहुंच गए हैं हम? ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम भारत सरकार का है और मैं कहूं कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी द्योतक है कि 60 साल बाद एक ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया। अब ये काम थोड़ा समय काफी लेने वाला है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब 30-30 साल, 40-40 साल की सिल्ट जहां जमा हुई है उसको निकालने में भी काफी श्रम लग रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है और उसका उपयोग कैसे करें। पावर प्रोजेक्ट भी नए सैंक्शन हो रहे हैं। एक जो आर्बिट्रेशन के लिए गया था उसको भी भारत सरकार ने पूरी तरह से, हमारे विदेश मंत्रालय ने नकार दिया कि ऐसे किसी आर्बिट्रेशन को हम मानने वाला नहीं है। हमने कैप्टिन एबियंस में कर दिया तो कर दिया, तो उसका बड़ा लाभ होने वाला है। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी भी उससे बदलेगी, हाइड्रो पावर का जनरेशन बढ़ेगा। जैसे हिमाचल था वैसे उस मामले में जम्मू कश्मीर भी हो सकता है। हाँ, ये शॉर्ट टर्म में कब तक कुछ शॉर्ट टर्म में कार्रवाई चल रही है। हाँ, लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट बन गए हैं, कई मीडियम टर्म के प्रोजेक्ट टेंडर स्टेज में हैं और काम भी शुरू हो गया। कुछ ओल्ड चैनल्स थे वो जो कि उस वक्त से सालों से बंद पड़े हैं, उनकी मरम्मत का काम चालू हो गया है और प्लान पूरा बन गया है। 1 साल, 2 साल, 10 साल में क्या होना है। 7 वर्ष आपको हो रहे हैं एलजी साहब यहाँ पर? 6 वर्ष होंगे। 6 होंगे। 19 में तो आप आ गए थे, अब मैं 2020, हाँ चलिए 2020 को आया था। हाँ, तो 7वां वर्ष 6 समाप्त होगा, 7वां वर्ष शुरू होगा। तो इस कार्यकाल में सबसे बड़ा चेंज आपने जम्मू कश्मीर में क्या देखा? मुझे लगता है कि एक तो जम्मू कश्मीर का आदमी अब अपनी मर्जी से जी रहा है, शांति स्थापित हुई है, विकास की गति बहुत तेज हुई है और इकोनॉमी भी काफी आगे बढ़ी है। और मुझे लगता है कि एक उदाहरण अगर मैं दूं, जम्मू कश्मीर बैंक, हाँ, जब मैं आया था तो मोटे तौर पर 1300-1400 करोड़ रुपए घाटे में था, अब 2000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट में हो गया है। पीस के स्टेक होल्डर बढ़ गए, जिनको आर्थिक समृद्धि वैली में आई है, तो पीस के स्टेक होल्डर बढ़ गए, चाहे वो होटल वाला हो, टैक्सी चलाने वाला हो, शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का, वो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। और एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पर जो फोकस रहा पिछले 5 वर्षों तक, उसके कारण मैं समझता हूं कि एक व्यापक बदलाव, क्योंकि 65-70% आबादी उसी से जुड़ी हुई है। टूरिज्म का बूम और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आने से जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी बदली है और मुझे लगता है कि दिशा और दशा दोनों जम्मू कश्मीर की बदली है। प्रधानमंत्री जी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है खासकर कश्मीर में? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी की एक्सेप्टेबिलिटी पहले भी थी और वो पहले से ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि देखिए वोट देना न देना एक अलग विषय है। हाँ, यहाँ लोग ये कहते ही हैं कि मोदी जी के आने के बाद जिस तरह का डेवलपमेंट वैली में हुआ है ऐसा कभी इन लोगों ने देखा नहीं था। तो ये चाहे वो हाईवेज हो, एक्सप्रेसवेज हो, रेल लाइन, अब तो ट्रेन श्रीनगर से जी कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप जा सकते हैं ट्रेन से। जी, अंतिम 2 प्रश्न हैं, समय अल्प है इसीलिए इसी पर आकर रुकूंगा, पर ये मेरा धर्म है कि मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला नहीं होता तो कई लोगों का कहना है कि सेंट्रल रूल यानी एज ए यूनियन टेरिटरी थोड़ा सा और 2-3 साल अगर और हो जाता तो जम्मू कश्मीर और स्टेबल हो जाता। चुनाव थोड़े जल्दी हो गए,
आपको क्या लगता है, क्या चुनाव जल्दी हो गए? और दूसरा, फिर जैसे ही चुनाव हो गए लोगों ने कहा अब आप स्टेटहुड लौटा दीजिए, स्टेटहुड की बात कीजिए। कहाँ पर है जम्मू दो कश्मीर? बात समझिए जी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और मैं कहूं कि लोकतंत्र की देन पूरी दुनिया को अगर कहीं से मिली तो भारत से मिली है। तो भारत में चुनाव न हो ये उचित नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट कहता न कहता, मैं समझता हूं कि इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छी बात है, चुनाव भी हुए, लेकिन अगर पहला स्टेटमेंट आप प्रधानमंत्री जी का सुनेंगे लोकसभा में जिस दिन वो अब्रोगेशन 370 का हो रहा था, तो उन्होंने 3 ही बात कही थी। आपको ध्यान है, पहला उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, हाँ इलेक्शन सेकेंड, एंड थर्ड स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। हाँ अब डिलिमिटेशन में समय लगा, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी हो गए, और चुनाव हो नहीं गए, ऐतिहासिक चुनाव हो गए, एक पत्थर तक नहीं चला। आप लोग तरह तरह की आशंका लोग जता रहे थे कि साहब कैसे होगा चुनाव, और पहली बार घाटी में 12 बजे 11 बजे रात तक कन्वेंसिंग गांव में जाकर के लोगों ने किया। जी तो एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई, एक भी रीपोल नहीं हुआ, और जबरदस्त पोलिंग हुई, चुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई। तो मुझे लगता है कि जो सदन में गृह मंत्री जी ने कहा है, या देश के सामने जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्टेटहुड देंगे, उस पर लोगों को भरोसा करना चाहिए, और वो अप्रोप्रिएट टाइम पर जरूर मिलेगा। उमर साहब ठीक काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर थोड़े से उतावले क्यों हो रहे हैं स्टेटहुड को लेकर के? अब इस पर मैं कुछ नहीं प्रतिक्रिया दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो बात सदन में जो भी पार्लियामेंट में रहे हैं, उनको ये पता है कि आश्वासन जो सदन में दिया जाता है उसका महत्व क्या होता है। एलजी साहब, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है, धन्यवाद समय देने के लिए। नहीं, आप आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।